नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज़ होने वाली थी 6 सितंबर को, पर इसे टाल दिया गया है। सेंसर बोर्ड ने कुछ ऐसे कट्स मांगे हैं जिसको वापस से रिव्यू करने की ज़रूरत है। पर आखिर में इमरजेंसी मूवी, जो कि इमरजेंसी ऑफ 1975 पे बनी है, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए भी साथ ही साथ यहाँ पे आपको जानकारी भी होनी चाहिए जब भी आप कोई नई मूवी देखने जाओ। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी की रिलीज़ को इसमें सिख समुदाय के चित्रण को लेकर हुए एक बहुत बड़े विवाद के कारण टाल दिया गया है। ट्रेलर की रिलीज़ ने पंजाब में हंगामा मचा दिया था और फिल्म को अभी तक प्रमाणन बोर्ड से हरी झंडी नहीं मिली है। ये पहले 6 सितंबर को रिलीज़ होनी थी, पर इसे टाल दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि फिल्म बोर्ड ने और कट्स की मांग की है। साथ ही साथ बोर्ड ने यह भी कहा है कि वह हर समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हैं। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल ने बोर्ड को कानूनी नोटिस भेजकर फिल्म की रिलीज़ रोकने की मांग की थी। दावा भी किया था कि इससे सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ सकते हैं। हमें पता है कि 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कितना बड़ा एक आफ्टरमैथ हुआ था, पर सिख इससे क्यों नाराज़ है, इसके बारे में जानते हैं। देखो, सिख समुदाय की क्या मांग है ये देखिए। सबसे पहले तो वो ये चाहते हैं कि फिल्म रिलीज़ ही ना हो। फिल्म के खिलाफ रविवार को मुंबई के चार बंगला स्थित गुरुद्वारे के बाहर सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सिख समुदाय ने यह भी मांग की है कि फिल्म पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, कंगना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करने वाले जसपाल सिंह सूरी ने कहा, कंगना को हर जगह जाकर माफ़ी भी मांगनी चाहिए। उसने खालसा पंथ को आतंकवादी बोला है, उन किसानों को आतंकवादी बोला है जो अपने हक के लिए अनशन पर बैठे थे। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उसके आने वाले दिन बहुत ही ख़राब होंगे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये एक थ्रेट भी माना जा सकता है। अगर बात की जाए, उन्होंने यह फिल्म हिंदू मुसलमानों और सिखों को आपस में लड़ाने के लिए बनाई गई है, ऐसा बोला है। यह फिल्म रिलीज़ हुई तो जगह जगह पर दंगे भी हो सकते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फिल्म इमरजेंसी में सिखों के इतिहास से जुड़े कुछ तथ्यों को या मुद्दों को गलत तरीके से दिखाना चाहती है। इसके अलावा इससे सिख धर्म और समुदाय की छवि भी खराब हो सकती है। अपने धर्म और इतिहास की गरिमा से ये समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए देखते हैं फिल्म में क्या क्या दिखाया है। तो फिल्म में ऐसा दिखाया है कि उस समय जब खालिस्तान की बातें बहुत ज़्यादा उठ रही थी, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में भी दिखाया गया है। साथ ही साथ इमरजेंसी के प्रावधानों के बारे में बात किया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे सिख समुदाय नाराज़ है। कंगना ने कुछ दिन पहले इस फिल्म का ट्रेलर अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसमें पंजाब में 1980 के दशक में आतंकवाद के दौर को भी दिखाया था। इसमें एक कैरेक्टर को जरनैल सिंह भिंडरावाला कहा गया था, जो कि पूरे के पूरे खालिस्तान मुद्दे को आगे ले जाने वाला लीडर था। ये एक ऐसा आतंकवादी था जो कि खालिस्तान मांग रहा था, एक अलग देश मांग रहा था। सरजीत खालसा का मानना है कि फिल्म में ब्लू स्टार ऑपरेशन को लेकर भी फिल्माया गया है, जो जरनैल सिंह भिंडरावाला को खत्म करने के लिए चलाई गई थी। इसके अलावा फिल्म इमरजेंसी की रिलीज़ पर रोक लग गई है। 30 अगस्त को कंगना ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि फिल्म इमरजेंसी की रिलीज़ पर रोक लगी है। सीबीएफसी ने फिल्म को क्लियर कर दिया था, लेकिन बाद में सर्टिफिकेशन पर रोक लगाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जान से मारने की बहुत ज़्यादा धमकियाँ भी आ रही थी। सेंसर बोर्ड वालों को भी धमकियाँ मिलने लगी थी। हम पर यह प्रेशर है कि इंदिरा गांधी की हत्या ना दिखाई जाए, भिंडरावाले को ना दिखाया जाए, पंजाब दंगे ना दिखाया जाए। तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता मैं फिर इसमें क्या दिखाऊं। पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से फिल्म को ब्लैकआउट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कंगना को उम्मीद है कि 10 दिन के अंतर्गत ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, और वो ये भी चाहती हैं कि जल्द से जल्द ये फिल्म रिलीज़ हो जाए। इसके अलावा 1975 में आंधी फिल्म पर भी ऐसे ही बैन लगा था। अगर बात करें, इससे पहले 1975 में आंधी फिल्म को इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने बैन किया था। फिल्म इमरजेंसी में कुछ वक्त पहले ही रिलीज़ हुई थी, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस नेताओं की नींद भी उड़ाई थी। फिल्म पर कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब करने का आरोप लगा था। बैन लगने के बाद लीड एक्ट्रेस सुचित्रा सेन कभी किसी हिंदी फिल्म में नजर ही नहीं आई। अफवाहें ये भी थी कि फिल्म इंदिरा गांधी और उनके पूर्व पति के साथ रिश्ते पर बनी थी, लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी थी कि सुचित्रा सेन ने आरती देवी का किरदार निभाया था, जिसकी लुक ही इंदिरा गांधी से प्रेरित थी। बाद में जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद 77 में इसको रिलीज़ किया
किया गया। अगर बात करें इमरजेंसी की तो देख लेते। देखो 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल का दोषी माना। उनकी संसद की सदस्यता 6 साल के लिए खारिज कर दी। फिर 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। प्रमुख अखबारों की बिजली काट दी गई। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 22 जून 1975 की बात है तो दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के नेता जयप्रकाश नारायण ने एक रैली संबोधित की। 24 जून 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर सशर्त रोक लगाई और इंदिरा की सदस्यता जारी भी रखी, लेकिन वो संसदीय कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकती थी। इसके अलावा फिर आता है 30 जून का समय। अध्यादेश के तहत मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का संशोधन किया गया। फिर उसके बाद आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किए गए। जमात इस्लामी, आनंद मार्ग, आरएसएस जैसे 26 संगठनों पर बैन लगाया गया। फिर 23 जुलाई 1975 इमरजेंसी पर राज्यसभा में मुहर लगा दी गई। 17 मार्च 19 फिर उसके बाद आता है 24 जुलाई 1975 लोकसभा में इमरजेंसी पक्ष में वोट दिया गया। 5 अगस्त 1975 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट फिर से लागू हुआ। मीसा 16 मार्च 1977 नई लोकसभा के लिए चुनाव की शुरुआत हुई। उसके बाद 22 मार्च 77 में जनता पार्टी को चुनाव में बहुमत मिला। मोरारजी देसाई उसके बाद प्रधानमंत्री बने। फिर 21 मार्च 1977 में देश से इमरजेंसी हटाई गई। इसके अलावा क्यों लगाया गया था आपातकाल, ये भी तो जानना जरूरी है। देखो आपातकाल की मुख्य वजह 12 जून 1975 को आई इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसले को बताया जा रहा है। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की रायबरेली सीट से राजनारायण को हरा दिया गया था, लेकिन अगर बात करें राजनारायण ने हार नहीं मानी और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त किया। 6 साल तक के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था कि इंदिरा गांधी अब चुनाव नहीं लड़ सकती। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देने, साथ ही साथ सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल करने जैसे 14 आरोप लगाए गए। कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी पर विपक्ष ने इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इनकार कर दिया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ खूब मोर्चा निकाला। आपातकाल के जरिए इसी विरोध को शांत करने की इंदिरा गांधी ने कोशिश की। आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी हुई। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नेताओं को जेल में भरा गया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा प्रेस पर सेंसरशिप लगाई। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बिठाया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार ला सकते थे। तो इतना ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन उठाया गया। हमें पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया में स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्या बोला जाता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहें लिखित में, बोल के, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल या अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और दोनों का ही धड़ल्ले से हनन हो रहा था आपातकाल में। इसके अलावा अगर बात करें आपातकाल भारत में किस प्रकार से चलता है, तो आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में किया गया है। साथ ही साथ इसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में किया गया है। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था बनी रहे। यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 है, राष्ट्रपति शासन जो 56 है, और वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 है। तो अगर बात करें 352 के निहित क्या लिखा गया? अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण यानी कि एक्सटर्नल अग्रेशन, या फिर सशस्त्र विद्रोह, ये बहुत ज़रूरी टर्म्स हैं। यानी कि अगर इंटरनल रेबेलियन हुआ है तो वो सशस्त्र होना चाहिए, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर वेपनरी यूज़ होनी चाहिए, वायलेंस यूज़ होना चाहिए, के कारण संपूर्ण भारत या फिर इसके हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। मूल संविधान में जो ये शब्द था सशस्त्र विद्रोह, ये नहीं था। इसके अलावा आंतरिक अशांति थी जिसकी वजह से इसको किसी भी तरह से इंटरसेप्ट किया जा सकता था। आपके लिए कोई भी
चीज़ आंतरिक अशांति हो सकती है। अगर वो आपके खिलाफ भी हो तो आप उसको आंतरिक अशांति के रूप से दर्शा सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति से को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। जब आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर थी तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता था। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। मिनर्वा मिल्स के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की क्या प्रक्रिया है, अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकते जब तक संघ या मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे ना भेज दे। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा लाया गया था। इससे पहले इंदिरा गांधी ने अपने खुद के बेसिस पे लगाया था। ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति व मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के बारे में बात करें तो यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे मंजूरी दे दी जाती हो तो राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है। इसे हर 6 महीने में संसद से मंजूरी करना पड़ता है और इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए आज मैंने घोषणा की 2 सितंबर को, तो हर 6 महीने में इसको रिन्यू कराना पड़ेगा और चाहे जितनी बार रिन्यू करा लें, तो इस तरह से आगे ये चलता जाएगा। अगर बात करें आवधिक अनुमोदन प्रत्येक 6 माह में लेना है का यह प्रावधान 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन से पहले राष्ट्रीय आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद कार्यपालिका की इच्छा अनुसार तब तक लागू रह सकते हैं जब तक बंद ना हो। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा के समाप्त किया जा सकता है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के लिए ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक होता है जिसे जारी रखने का अनुमोदन प्रस्ताव को लोकसभा निरस्त कर दिया हो। राष्ट्रीय आपातकाल के क्या क्या प्रभाव होते हैं? देखो, केंद्र राज्य संबंधों पे सबसे बड़ा इसका असर आता है। जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो केंद्र राज्य संबंधों के समान ढांचे एक यूनिटरी फीचर में बदल जाते हैं। यानी कि जनरली तो फेडरल इन स्ट्रक्चर है, सारी पावर्स डिवाइडेड है, बट जब आपातकाल आता है तो सारी पावर्स केंद्र के पास चली जाती है। कार्यपालिका की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को उसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने के संबंध में सलाह देने तक विस्तृत होगी। विधायी की बात करें तो संसद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। वित्तीय की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर विचार किए जाने के दौरान राष्ट्रपति के पास केंद्र सरकार से राज्य को मिलने वाले धन के वितरण को कम करने या फिर रोकने का भी अधिकार है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के कामकाज पर भी प्रभाव आता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इससे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी निकायों के कामकाज में भी बदलाव आता है। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ता है, उसके बाद राज्य विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ सकता है। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव आता है, ये बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी जानना। देखो, मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 358 एवं 359 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 के तहत जब ये लागू होता है तब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने पर अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार तुरंत निलंबित कर देंगे। उनके निलंबन के लिए अलग से अदालत के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। बिना अदालती घोषणा के ये हो सकता है। इसके अलावा अन्य मौलिक अधिकार जो होते हैं 19 को छोड़कर अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों को निलंबन करते हैं। बस 2 अधिकार उसमें नहीं हटाए जाते। जो अनुच्छेद 21 में है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, अनुच्छेद 20 में जो है राइट अगेंस्ट अरेस्ट, वो भी रखा जाता है। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, मौलिक अधिकारों के बजाय केवल उनके प्रवर्तन में देरी होगी। यानी कि मौलिक अधिकार अभी भी लागू हैं।
ठीक है, बट उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, साथ ही साथ हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते। अब तक 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई है, अक्टूबर 1962 में से जनवरी 68, तब चाइना इंडिया का वॉर चल रहा था। उसके बाद दिसंबर 1971 से मार्च 1977, तब पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध घोषित युद्ध हो रहा था। 1975 से मार्च 1977, तब आंतरिक अशांति के आधार पर हुआ था। चलिए अब इससे जुड़ा एक मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का नाम लाया गया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। स्टे अपडेटेड।